आप सबका फिर एक बार स्वागत है आपके चैत्य चैनल में मेडिकल सेट में। आज हम देखने वाले हैं हम नॉर्सेट के प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से बुक्स यूज़ करने चाहिए। इसका हम डिटेल में वीडियो में देखेंगे। बिगिनर्स के लिए कौन से बुक यूज़ करने चाहिए या फिर जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट की है उन्होंने अब कौन से बुक्स यूज़ कर लेने चाहिए। तो देखते हैं। फॉर बिगिनर्स मैंने थ्योरी और एमसीक्यू ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया है वीडियो को। तो थ्योरी के लिए फॉर बिगिनर स्टार्टिंग के लिए पी.आर. यादव का जो वॉल्यूम 1 है वो एकदम बेस्ट बुक है। उसका लैंग्वेज इजी है और जो एक्सप्लेनेशन है उनका वो टॉपिक वाइज है। उन्होंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है और उसमें सब सब्जेक्ट कवर होते हैं। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री जैसे छोटे छोटे जो सब्जेक्ट है उनको भी अच्छी तरह से कवर कर लिया है। और जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है जैसे कि एमएसएन हो गया, आपका गायनी हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, उसका भी उन्होंने अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है जो कि आपको नॉर्सेट का एक बेसिक जो आपका रूफ बनाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। ये बुक जो अभी बिगिनर्स है उनके लिए बहुत ही अच्छी बुक है थ्योरी करने के लिए। सेकेंड जो बुक है थ्योरी के लिए वो है टारगेट है। उसका जो लॉन्ग लैंग्वेज है वो इजी है। उसमें भी टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है और एक्सप्लेनेशन के बाजू में उन्होंने की नोट्स दिया हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है किसी पॉइंट पे तो उनका उन्होंने ऐप और वेबसाइट भी दिया है। उसका इन्फॉर्मेशन वो बुक के उधर आपको मिलेगा। उस ऐप पे आपका अपना क्वेरी वगैरह भी डाल सकते हैं और इसमें भी पूरे सब्जेक्ट कवर है। अभी तो जो 7th एडिशन आया है, 7th एडिशन में तो उन्होंने बायोकेम और फॉरेंसिक साइंस भी ऐड किया हुआ है। और इसका प्राइस जो है 1700 से 2000 है। और जो पी.आर. यादव का वॉल्यूम 1 है उसका प्राइस 600 से लेकर 650 तक आपको मिल जाएगा। और टारगेट है आपको 1700 से लेकर 2000 तक मिल जाएगा। जब अब आप थ्योरी प्रिपेयर करते हो तब आपको मेरे कुछ टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूँगा। तो जब भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको आपके ओन नोट्स बनाने हैं। जब आप रीड करते हो तो आपको ऐसा आपका नोट्स लिखते लिखते प्रिपेयर करना है और एक सेपरेट बुक बनानी है जिसमें आपको इम्पोर्टेंट और जो वोलेटाइल डेटा है वो लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके इम्पोर्टेंट डेट्स रहते हैं जैसे कि WHO कब फाउंड हुआ था, WHO का हेड क्वार्टर्स कहाँ है, ऐसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें आपको लिखना है। और वोलेटाइल डेटा जैसे कि चाइल्ड हेल्थ में आपका माइलस्टोन हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस हो गए, वो आप जल्दी भूल जाते हो। तो वैसे का एक अलग नोटबुक में लिखना है आपको और उसको बार बार रिवीजन करते रहना है। और आपको कंपेरेटिव स्टडी करनी है, मतलब दो डिसीज़ कंडीशन जो कि ऑलमोस्ट सेम है, जैसे कि आपका एंटीपार्टम हेमोरेज हो गया, पोस्टपार्टम हेमोरेज हो गया, उन दोनों को आप कंपेरेटिवली स्टडी कीजिए। एंटीपार्टम हेमोरेज के लिए आपको कौन से रिस्क फैक्टर्स है, उसके क्या क्या कॉजेस है, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है। वैसे ही सेम आपको पीपीएच का क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके क्या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। ऐसा आपको जो डिसीज़ कंडीशन है उसका आपको कंपैरेटिव स्टडी क्या करना चाहिए तो आपको वो जल्दी आपके माइंड में आ जाएगा। अंडरस्टैंड कंसेप्ट डोंट मग, आपको मगअप बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। कंसेप्ट को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ होगा और वो आपको जल्दी जल्दी मतलब ऐसा क्वेश्चन करने के टाइम पे भी आसान होगा। आपको अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आते हैं तो आप आपके फ्रेंड्स या फिर आपके अगर क्लासेस लगाया हुआ है तो आपके क्लासेस के टीचर का भी हेल्प ले सकते हैं। और बुक यूज़ करते टाइम आपको एक हाइलाइटर यूज़ करना है और हाइलाइटर से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करने हैं। रीड टॉपिक स्टार्ट टू एंड, अब जब अगर आपने एक आध टॉपिक स्टार्ट किया है तो उसके पूरा पढ़िए, बीच में छोड़ के टी ब्रेक या कॉफ़ी ब्रेक मत लीजिए। आपका अगर टॉपिक जब एंड होता है तभी आपको ब्रेक लेना है और बीच बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए। वन सब्जेक्ट एट ए टाइम, एक दिन में आपको एक ही सब्जेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एमएसएन स्टार्ट किया तो उस दिन एमएसएन आप एमएसएन ही कीजिए, उसका थ्योरी कीजिए, उसी का आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन ऐसा मिक्स मत कीजिए सब्जेक्ट को, ताकि आपको उस सब्जेक्ट में जिस दिन आप जाते हो तो पूरा उस दिन आपको पूरा उस सब्जेक्ट को देना है।
रिवीजन इज़ द की। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिवीजन। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको हेल्प होगा, क्योंकि रिवीजन में आपको, आप पहली बार जब पढ़ोगे तो आपको ब्रॉड नॉलेज आ जाएगा। जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको उसी में कुछ तो नया मिलेगा। जब ऐसे ही आप जब तीसरी बार चौथी बार पढ़ोगे तो आपको कुछ नया 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 हर टाइम मिलता जाएगा, आपकी उस सब्जेक्ट में मास्टरी हो जाएगी। देन हम देखते हैं कि एमसीक्यू के लिए आपको कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए। तो मैं रिकमेंड करता हूँ बिगिनर्स के लिए पी आर यादव का जो वॉल्यूम 2 है वो बिगिनर्स ने स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जो उसके क्वेश्चन का लेवल है वो एकदम से स्टार्टिंग में इजी रहता है, फिर मॉडरेट लेवल तक चला जाता है। तो आपको बिगिनर्स के लिए इजी क्वेश्चन सॉल्व करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको एक मोटिवेट करता है, आपको एक पुश देता है कि आप और क्वेश्चन करते जाइए, और क्वेश्चन करते जाइए। और जो पी आर यादव का वॉल्यूम 2 है उसमें एक्सप्लेनेशंस दिए हैं उन्होंने, जो डिफ़िकल्ट आंसर है उसके लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चन के नीचे ही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और जो क्वेश्चन के आगे उन्होंने PYQ का मतलब लिखा हुआ है कि ये RRB 2019 में आया था, ये नॉर्सेट 2020 में आया था, ऐसा क्वेश्चन के आगे ही ब्रैकेट में उन्होंने लिखा हुआ है। और सब सब्जेक्ट के वहाँ पर आपको MCQ मिल जाएंगे। पी आर यादव में टोटल 5000 प्लस MCQ है, और इस बुक का भी प्राइस आपको 600 से लेकर 650 तक ये वॉल्यूम 2 भी मिल जाएगा। आपको पी आर यादव का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग अलग भी परचेस कर सकते हो, और साथ भी परचेस कर सकते हो। अलग अलग परचेस करोगे तो एक वॉल्यूम 600 650 तक मिल जाएगा, और अगर दोनों भी परचेस कर लिया तो 1100 तो 1200 तक आपका दोनों वॉल्यूम आपको मिल जाएंगे। देन दूसरा बुक मैं रिकमेंड करूँगा वो है टारगेट हाई। टारगेट हाई में मॉडरेट लेवल से डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर के एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे, लेकिन उतने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेंगे जितने कि पी आर यादव में है। और उन्होंने कुछ अभी 7th एडिशन में कुछ न्यू क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, जो कि पहले किसी भी PYQ में नहीं है या फिर किसी भी बुक में नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने ऐड किए हुए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि उसी में से क्वेश्चन आए। और टारगेट हाई का जो MCQ है उसमें से डायरेक्टली बहुत बार नॉर्सेट के प्री में क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन आए हुए हैं। उसमें उन्होंने इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी ऐड किए हुए, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन भी ऐड किए हुए। 10,000 प्लस MCQ है, और सेपरेट PYQ आपको मिलेंगे एट द एंड ऑफ द बुक। तो एक पूरा एक पैकेज जो बोलते हैं वो टारगेट हाई में है नॉर्सेट के लिए। नॉर्सेट प्री तो आराम से कोई भी बंदा टारगेट हाई करके क्रैक कर सकता है, और इसका प्राइस जो है आपको मार्केट में 1700 से 2000 तक मिल जाएगा। तो MCQ करने के लिए मेरे कुछ आपके टिप्स हैं। जब भी आप MCQ सॉल्व करो तो इन टिप्स का ज़रूर इस्तेमाल करना। तो आपको डोंट मेक टिक मार्क टू ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस को कभी भी मार्क नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया और आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर A है, तो कुछ बच्चों को आदत होती है कि A को पेन से टिक करना या पेंसिल से टिक करना। तो इससे क्या होता है कि जब आप अगली बार रिवीजन के लिए आ जाओगे तो आपको वहाँ पे वो क्वेश्चन आपको पहले से ही टिक किया हुआ मिलेगा, तो आपको ब्रेन को जो है ना वो ब्रेन स्टॉर्मिंग का चांस ही नहीं मिलेगा। या आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसका आंसर पढ़ोगे तो एक सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वो आपका ब्रेन वहाँ पे प्रोसेस ही नहीं करता है कि हाँ ये क्वेश्चन है। आप थिंक ही नहीं करते कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ये हो सकता है, बी हो सकता है। आप कभी कभी तो आप पूरे ऑप्शंस भी नहीं पढ़ोगे, ए को टिक मार्क कर दिया है आपने तो आपको आपका आंसर वही मिल गया, फिर आप आगे पढ़ोगे ही नहीं। तो मेरा ये राय रहेगा कि आप ऑप्शंस को टिक मार्क मत कीजिएगा, ओनली मार्क टू रॉन्ग क्वेश्चंस। तो क्या करना है आपको, फॉर एग्जांपल अगर आपका 5th क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 के नीचे एक आपको डैश लगाना है, या फिर कुछ भी मार्क करना है, डॉट कर देना है उसके आगे। तो इससे क्या होगा कि जब आप फिर से रिवीजन करने आएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यार मेरा ये पिछली बार ये गलत हुआ था, तो इस बार मैं आपको उसको ज़्यादा फोकस करना है। इस बार आपको उसको एक्स्ट्रा फोकस करना है वो रॉन्ग क्वेश्चंस को। तो इसमें इसमें क्या होगा कि जब आप फॉर एग्जांपल अगर आपके फर्स्ट रीडिंग में 40 क्वेश्चन गलत हो गए आउट ऑफ 100, तो नेक्स्ट रीडिंग में या फिर नेक्स्ट रिवीजन के टाइम आपका वो जो गलत क्वेश्चंस का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। फिर आप पहले आपके 40 हो गए, फिर आपके 30 हो जाएंगे, फिर आपके 20 हो जाएंगे। ऐसा करते करते आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी। ह्यूज टाइमर इफ पॉसिबल। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे या तो वहाँ पे आप टाइमर लगाओ, या फिर एक टाइम देख के चलो कि मैंने 10:10 को स्टार्ट किया था, तो 10:50 तक मेरे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब 40 मिनट में मेरे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं।
क्योंकि नॉर्सेट प्री में टाइम बहुत ही कम रहता है। आपको नर्सिंग पार्ट एज वेल एज नॉन नर्सिंग पार्ट भी उसी टाइम समय में सॉल्व करना रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। टेक हेल्प ऑफ फ्रेंड्स और टीचर्स फॉर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। कुछ कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको आपके फ्रेंड्स का हेल्प लेना चाहिए या फिर टीचर्स का हेल्प लेना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो फ्रेंड्स आपको समझाते हैं वो दुनिया का कोई भी टीचर्स आपको नहीं समझा सकता। वो बहुत ही आपको आसान लैंग्वेज में सिखाएंगे, क्योंकि उनका और आपका माइंड जो है प्रोसेस करने का तरीका सेम होता है, आईक्यू लेवल सेम होता है। टीचर्स आपको बहुत बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी फेंक के मारेंगे, वो आपको बिगिनर्स को वैसे भी वो समझ में नहीं आएंगे। अगर आप वही फ्रेंड से समझाएंगे तो आपको आपके लेवल पे आके वो समझा सकेंगे। और आपको जो क्वेश्चंस करते समय सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं। देन रिवीजन इज़ द की। मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि रिवीजन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसी भी एग्ज़ाम में। आप कितने बुक पढ़ोगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कौन सा बुक कितनी बार पढ़ोगे ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पी आर यादव पढ़ लिया, फिर आपने मिशन परिचारिका पढ़ लिया, टारगेट हाई पढ़ लिया, आपने मॉसबी कर लिया, लेकिन आपने उसको रिवीजन नहीं दिया तो कोई भी आपका इम्पोर्टेंस नहीं है उसका। लेकिन इसी में अगर आपने टारगेट हाई को और पी आर यादव को ही 3-4 बार रिवाइज अगर कर दिया तो आपको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। अब देखेंगे जो प्रोज है, यानी कि जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, जिनका बेसिक अभी मतलब अच्छा है, उन लोगों को अभी आगे क्या करना है, उनके आगे क्या पढ़ना है, उनके लिए मैं बुक्स सजेस्ट करूँगा। थ्योरी के लिए जो जिन लोगों ने पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है थ्योरी के लिए, उन्होंने अभी किसी बुक्स की तरफ नहीं बढ़ना है। उन्होंने उनके खुद के नोट्स या फिर अगर उन्होंने किसी ने क्लास लगाया है तो क्लास के नोट्स का यूज़ करना है, क्योंकि जो आपके ओन नोट्स है वो मेड बाय यू फॉर यू रहते हैं। आपने खुद ने बनाए हो या आपके खुद के माइंड सेट के हिसाब से, तो आपको उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको पता है कि मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा था ये। तो जो ओन नोट्स रहते हैं उनका मतलब पढ़ने में एक अलग ही मज़ा रहता है। जो आपके नोट्स रहने चाहिए वो शॉर्ट एंड स्वीट रहने चाहिए। ज़्यादा बड़े बड़े ऐसा टॉपिक वाइज नहीं लिखना है आपको, वो तो आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो आपके नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं कि अगर आपका कल एग्ज़ाम है और आपको आज रिवाइज़ करना है फिर से एक बार, तो आप एक दिन में आपका पूरा रिवाइज़ हो सके। ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट कैची एकदम लिखना है आपको, हैशटैग जैसा। फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, उससे आगे जो भी डिसीज़ रहेगा आपका, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर, इतना बस इतना ही लिखना है, कौन से डिसीज़ के लिए क्या है, डिसीज़ का नाम लिखना है, पीपीएच, मोस्ट कॉमन फैक्टर, मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, और उसका अगर ट्रीटमेंट रहा तो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या है, बस उतना ही लिखना है। उसमें ज़्यादा पूरा का पूरा ऐसा लिखते नहीं बैठना है। और इसमें भी आपको आपके खुद के नोट्स में भी हाइलाइटर यूज़ करना है। और मेरा एक पर्सनल टिप ये रहेगा आपको कि डेट ऑफ रिवीजन आप लिखना है नोट्स के ऊपर। आपके नोट्स के ऊपर जो मार्जिन है वहाँ पे खुली जगह है, तो उस पेज के लिए आप उस पर एक डेट लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी आज रिवीजन किया तो आज का डेट मैं वहाँ पे डालूँगा, तो अगली बार मैं जब मेरे को आऊँगा वहाँ पे रिवीजन करने, तो मेरे को पता चलेगा कि मैंने कितने दिन पहले ये चैप्टर पढ़ा था। तो उस हिसाब से मेरे को अभी 10 दिन में अगर मैंने पढ़ा है तो मेरे को ये पूरा आना चाहिए। अगर मेरे से कोई भी पॉइंट मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अभी मेरे को रिवीजन की ज़रूरत है। या फिर आप अपना एक फिक्स शेड्यूल कर लीजिए कि मैं 15 दिन बाद सबको रिवीजन दूंगा। तो आज अगर मैंने इस चैप्टर को 10 तारीख को पढ़ा था तो मैं अभी 15 दिन बाद उसको 15 दिन बाद यानी कि 25 तारीख को मेरे को ये चैप्टर पढ़ना ही है। ये एक आपके रिमाइंडर की तरह आपको काम करेगा। तो डेट ऑफ रिवीजन लिखना आपके लिए अभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो बहुत आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप ज़्यादा जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो आप पढ़ने से बच जाएंगे। क्योंकि एक ही टॉपिक को कई लोगों को होता है कि जो आसान टॉपिक है उनको ज़्यादा बार पढ़ते हैं और जो हार्ड टॉपिक है या डिफ़िकल्ट टॉपिक है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो इससे आप बच सकेंगे, आप सभी जो टॉपिक्स है उसके लिए एक इवन टाइम दे सकेंगे। MCQ के लिए जो मैं सजेस्ट करूँगा मॉसबी का बुक प्रो लोगों के लिए जिनका बेसिक अच्छा है या फिर अभी उनका प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल तक पहुँच गया है। क्योंकि मॉसबी में डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सबके सब क्वेश्चन आपको सिनेरियो बेस्ड मिलेंगे। सबके सब मतलब 90% से भी ऊपर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट लाइन टू लाइन आएंगे आपको।
और एवरी क्वेश्चन के लिए वहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन चाहे सिंपल हो, सिनेरियो बेस्ड हो या ना हो, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हर ऑप्शन के लिए एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी है तो ए, बी और सी क्यों नहीं है, इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन मॉसबी में मिल जाएगा। बहुत ही बड़ा बुक, लेंदी बुक है, लेकिन क्वेश्चंस का जो क्वांटिटी है वो कम है, बहुत कम क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। इसमें आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग होगा वो पूरा का पूरा यूज़ होगा। उस बुक का अगर ओरिजिनल बुक का प्राइस है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, 2500 से लेकर 3000 तक बुक का प्राइस है। लेकिन उसके पीडीएफ्स वगैरह आपको इजीली अवेलेबल है गूगल पे या फिर क्रोम पे। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर देना या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको बुक का पीडीएफ फॉर्मेट भी भेज दूंगा। उसका आप भी प्रिंट ले सकते हैं या फिर मोबाइल में अगर आपको पढ़ना है तो मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, पहले सब कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट करना है और उसके बाद ही एमसीक्यू सॉल्व करना है। डायरेक्ट एमसीक्यू पे नहीं जाना है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब आपके ऊपर से चला जाएगा। और जब आपके बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, अगर आपने 100 सॉल्व किया और उसमें से अगर आपके 60 रॉन्ग हो रहे हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वहाँ पे वही का वही धरा रह जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करिए, पहले थ्योरी कीजिए पूरे सब्जेक्ट का। अगर आपको एमएसएन स्टार्ट करना है तो एमएसएन पहले का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा, बाद में एमएसएन के एमसीक्यू कर लेना है। ये आपको स्टार्टिंग में करना है। फिर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है पी आर यादव का एमसीक्यू। कितनी बार, दो बार करना है, स्टार्ट टू एंड। पी आर यादव का एमसीक्यू नंबर 1 से लेके आपको जो लास्ट का एमसीक्यू है उस तक आपको एक राउंड करना है। फिर से स्टार्टिंग से एंड तक जाना है, ऐसा आपको 2 बार करना है। 2 बार पी आर यादव होने के बाद ही आपको टारगेट हाई के एमसीक्यू को हाथ लगाना है। टारगेट हाई पे आपको 2 बार करना है, फिर आपको मौजबी में चले जाना है। और मौजबी अगर आपने 2 बार कर लिया तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले पी आर यादव को 2 बार, देन टारगेट हाई को 2 बार, और देन मौजबी को दो बार आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आपको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है, ये मैं लिख के देता हूँ। और थैंक यू फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आप ये फॉलो करेंगे। देखिए, हर एक का एक अपना पढ़ाई करने का स्टाइल होता है। और मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगा कि आपका जो पढ़ाई करने का स्टाइल है वो आप मत छोड़िए। हाँ, थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि किसी लोगों को सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने की आदत होती है, तो उन्होंने वो कंटिन्यू करना है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है आपको। हाँ, लेकिन पढ़ाई का स्टाइल जो है आपका, जो कि किसी किसी को लिख लिख के याद करना होता है, किसी किसी को सिर्फ पढ़ने से याद हो जाता है। अगर किसी किसी को लिख के ही याद हो जाता है तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप पढ़ के ही याद कर लो। आप अपना स्टाइल मत चेंज कीजिए, बस यही कहना चाहूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग गाइस।